एक सा नहीं रहता, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसको इंतकाम नहीं कहते, उसको एहतसाब कहते हैं। इतना बोझ उठाया है कि आपकी कमर दौड़ी हुई। ये हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। इससे पहले लाडली के सरपरस्त मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, अब लगता है कि पीडीएम की हुकूमत की बस हो गई है और उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, क्योंकि अब जो बोलेगा, तनकीद करेगा, वो गिरफ्तार होगा। जिस तरह से गुज़िश्ता रात शेख रशीद अहमद साहब को और इमरान रियाज खान को हिरासत में ले लिया गया। शेख रशीद साहब को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, इमरान रियाज को FIA ने गिरफ्तार किया, और इस पर अब नाज़रीन लग ये रहा है कि आगे मज़ीद गिरफ्तारियाँ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की होंगी। अब देखते हैं कि अगला नंबर किसका लगता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मामला है, शेख रशीद साहब जिस केस में गिरफ्तार हुए, जो इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था आसिफ अली जरदारी पर कि उन्होंने एक दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं इमरान खान को कत्ल करवाने के लिए, उसको एंडोर्स करने पर शेख रशीद को अगर गिरफ्तार कर लिया गया है, तो जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान साहब ने, क्या फिर अगली गिरफ्तारी उनकी होने वाली है? और इसके अलावा नाज़रीन, इन्हीं गिरफ्तारियों पे मरीम नवाज साहबा का कमेंट आ जाएगा। उन्होंने ये कहा कि ये जो गिरफ्तारियां हैं ये कोई इंतकाम नहीं बल्कि ये एहतसाब है, और ये हकीकी एहतसाब है। साथ ही एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की मरीम नवाज साहबा ने, उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत तो 28 नवंबर से स्टार्ट हुई है। तो 28 नवंबर को तो आर्मी चीफ का तकर्रर हुआ था, उसके बाद की गवर्नमेंट कैसे स्टार्ट हुई है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे इंतखाबात के हवाले से कि वो तो अब होते हुए नज़र नहीं आ रहे, जिस तरह से दोनों सूबों के गवर्नर्स ने लिख दिया है। पेशावर के सानिया की बात करें तो उस पर आज IG KP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़े किया कि जो धमाका था ये कोई ड्रोन स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि ये खुद को हमला था, और खुद को हमलावर की CCTV वीडियो भी जारी कर दी गई, वो किस तरह से पुलिस यूनिफॉर्म में दाखिल हुआ पुलिस लाइन्स के अंदर। बाकी नाज़रीन, PTI ने ख़त लिखा है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को। उसमें कहा है कि एजेंसियों की जो मुबैना मुदाखलत है सियासत के अंदर, इसको रोकने में वो अपना किरदार अदा करें बतौर सुप्रीम कमांडर अफवाज पाकिस्तान। इन तमाम मौज़ूआत पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान टुनाइट में। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर काकड़ साहब, बाप पार्टी से इनका ताल्लुक है और ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ब्राइट डिफेंस के मेंबर भी हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करिए आलिया हमजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हमें ज्वाइन कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग दवात से, और लेफ्टिनेंट जनरल टाइट अमजद शुएब साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर दिफाई तजयकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। ये जो गिरफ्तारियों का मामला है, पहले ज़रा इस पर बात कर लेते हैं, और गिरफ्तारियों के हवाले से मरीम नवाज साहबा का स्टेटमेंट जो है वो ज़रा आपको सुनाते हैं कि वो कह रही है कि ये कोई इंतकाम नहीं बल्कि ये एहतसाब है, यही असल एहतसाब है। ज़रा ये सुन लें इस बारे में वो क्या कह रही है। अगर इमरान खान को तोशाखाना चोरी है, इस पे सजा मिलती तो आप इसको इंतकाम कहेंगे? फॉरेन फंडिंग में सजा मिलती है जिसके सबूत पूरी दुनिया के सामने, आप इसको इंतकाम कहेंगे? उनकी साहबजादी का जो केस चल रहा है वो पूरी दुनिया को पता है, उसको आप इंतकाम कहेंगे? झूठ अगर आपने बोला है, अगर आपने कोई कुछ किया है तो वो तो सामने आएगा ना, आपको फेस करना पड़ेगा। उसको इंतकाम नहीं कहते, उसको एहतसाब कहते हैं। हमें तो कहा जाता है ना कि 8 महीने की हुकूमत है, ये हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। इससे पहले लाडली के सरपरस्त मौजूद थे। जी, उससे पहले लाडले के सरपरस्त मौजूद थे, और वो कह रही है कि 28 नवंबर से हमारी गवर्नमेंट स्टार्ट हुई है। 28 नवंबर को तो आर्मी चीफ का तकर्रर हुआ था, तब से नून लीग को कैसे लगता है कि उनकी गवर्नमेंट स्टार्ट हुई है? हाशमी साहब, ये 28 नवंबर को तो आर्मी चीफ का तकर्रर हुआ था, गवर्नमेंट तो आपकी अप्रैल से आ गई थी शहबाज शरीफ साहब की, तो ये आर्मी चीफ के साथ क्यों रिलेट कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को कि तब से हमारी गवर्नमेंट आई है? उन्हें भी आप अपनी गवर्नमेंट समझ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात सारी ये है कि आप और हम सब जानते, सब कह रहे हैं ये बात को कि 6 साल जो एक नया डॉक्ट्राइन था बाजवा साहब का, उस डॉक्ट्राइन ने पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचाया है, और जब तक वो मौजूद रहे हैं किसी न किसी शक्ल में वो इन्फ्लुएंस करते रहे हैं पाकिस्तान के जो इंतज़ामी उमूर है उसमें। ज़रूर ये हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे थे, मगर वो सारी पॉलिसीज़ जो बाजवा साहब इमरान खान साहब के साथ मिल के कर रहे थे वो कंटिन्यूटी थी। वो फिर कंटिन्यूटी ख़त्म होती है जब नए लोग आके कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के घर से ये बात कहा जाता है कि हम पॉलिटिकल हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और हम किसी किस्म की, ये हम अपनी तरफ से, मरियम ने अपनी तरफ से तो नहीं कहा। वो कंटिन्यूटी होती तो फिर अप्रैल में आपकी हुकूमत कैसे आती, फिर अदम एतमाद की तहरीक कैसे कामयाब होती? ये तो बिल्कुल कंट्राडिक्शन है बड़ी क्लियर आपके कॉल में, और जो चीजें हुई हमारी हुकूमत, हमारी आपको अगर आप सुनेंगे तो मैं जवाब दे देता हूँ। हमारी हुकूमत
उनके वजह से नहीं आई, हमारी हुकूमत उन MNAs के वजह से आई है जो MNAs जो है इमरान खान से नाला थे। इमरान खान की कारकर्दगी नाला से इमरान खान 4 साल में पाकिस्तान के लिए जो नुकसानात किए, जो खंडरात बनाए, जो महंगाई लेके आए, जो खारजा और दाखिले का बेड़ा गर्क किया, यानी किस मुंह से ये लोग बात करते हैं कि इस मुल्क मैं तो ये कह रहा हूँ अगर वो सरपरस्ती जारी रखते इमरान खान साहब की, चले ये नहीं मानते, चले आपकी यहाँ तक आर्गूमेंट नहीं मानते कि उन्होंने आपकी मदद की, पैक लेके आ गए, अगर वो इमरान खान साहब की सरपरस्ती जारी रखते तो फिर तो अदम एतमाद कामयाब होनी नहीं थी। आप लोग तो कहते रहे पहले भी कि अगर फौज उनके साथ, एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है तो अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। शायद हकान अब्बासी ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं सर। वो हमारी मोहब्बत में नहीं आए, वो हमारी मोहब्बत में नहीं आए थे, वो हमारी मोहब्बत में नहीं थे, वो अपने उल्फत में थे। ये उल्फत और मोहब्बत उनकी थी, हमारे मोहब्बत में तो अगर होते तो वो खत्म हो गई थी ना बैठा होता, अप्रैल में खत्म हो गई थी ना, वो होता तो हमारे ऊपर पैनामा और अहकामा नहीं हुआ होता। वो मोहब्बत अप्रैल 2022 में खत्म हो गई थी भाईजान। हम ना कभी मोहब्बत, हम मोहब्बत नहीं चाहते, हम मोहब्बत नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम ने जो चले अब मुझे चले वो छोड़ दें, ये थ्रो द MNAs, थ्रो द पार्लियामेंट। तो क्या ये जो गिरफ्तारियां आपने आजकल शुरू की हैं और आप कह रहे हैं कि 28 के बाद आपकी गवर्नमेंट स्टार्ट हुई है, तो क्या पहले बाजवा साहब रोकते थे आपको गिरफ्तार करने से? समर भाई बड़े मजेदारी बात है, अगर आप क्लिप उठा के देखें तो शेख रशीद साहब तारीख दिया करते थे, कल ये गिरफ्तार होगा, परसों ये गिरफ्तार होगा, इसका मुक गया, इसका शो खत्म, इसकी जी जिंदगी खत्म, इसकी। और शेख साहब अगर आप 16 बार वजीर रहे तो 16 हफ्ता अगर आपको कोई लेके जा रहा है जेल, आप अगर नीट एंड क्लीन है तो आप फबिया जाएं और जाकर के अपने आप को पेश कर दें। आपको किस बात का खौफ है, किस बात का डर है दूसरों के लिए? वो कहते हैं ना पंजाबी में कि सज्जन मरे, दुश्मन मरे तो खुश ना हो, सज्जन भी मर जाना है। तो ये हम सबको सोचना चाहिए कि शेख रशीद साहब जिस तरह से खुशी और शादियानी और बहरहाल सर को गिरफ्तार करते हैं, करप्शन केसेस में गिरफ्तार कर रहे हैं, ये बोलने पे आप लोग गिरफ्तार नहीं, गिरफ्तार नहीं हुए, वो ससुराल गए, वो ससुराल गए हैं जेवर पहन करके। ठीक है जनरल साहब, आपकी राय में ये जो PMLN कह रही है आज के ये एहतसाब हो रहा है, इंतकाम नहीं, और हमारी गवर्नमेंट तो 28 नवंबर से ऑनवर्ड स्टार्ट हुई है, वो तो ज़रा रिलेट कर रहे हैं सारे मामले को आर्मी चीफ के तकर्रर के साथ कि वहाँ से आगे हमारी गवर्नमेंट स्टार्ट हुई, उससे पहले इनकी गवर्नमेंट थी हालांकि, और बाजवा साहब वाली जो बात करते हैं मेहरबान थे उनके, वो तो अप्रैल में ख़त्म हो गई थी मोहब्बत सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इनके हर लीडर की एक एक क्लिप मौजूद है, एक से ज्यादा क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी जब तक एस्टेब्लिशमेंट मदद ना करे नो कॉन्फिडेंस यहाँ कामयाब नहीं हो सकती, हम नहीं ला सकते। शायद हकान अब्बासी साहब और उससे पहले जितने भी उससे पहले मसलन सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई और वो कामयाब ना हुई, तो उस पर भी इन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट ने कामयाब नहीं होने दी। तो ये तो मुसल्लमा अमर है कि इनको हुकूमत में बिठाने वाले जनरल बाजवा थे, अगर वो इनकी मदद न करते तो ये हुकूमत के दूर दूर भी नहीं आ सकते, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि ये जो गिरफ्तारियां हैं ये इंतहाई मज़ा का खेज किस्म के छोटे छोटे कोई बहाने लेके तो उनको पकड़ रहे हैं, जबकि इनकी जो गिरफ्तारियां थी वो तो मेगा करप्शन के ऊपर थी। और अगर कोई कहे कि जी वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी और करप्शन हमने नहीं की थी, तो फिर नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली करने की क्या जरूरत थी भाई? फिर चलने देते उसको उसी तरह। वो तब्दीली करके आपने अपने आप को साफ सुथरा किया, जबकि माल आपने तो बनाया हुआ था दबा के टनों के हिसाब से। तो ये तो इनका जनरल साहब, ये जो आज शेख रशीद साहब की जिस केस में गिरफ्तारी हुई है, जी जनरल साहब, अब जब ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत शुरू हुई 28 नवंबर को, तो ये जो जीत चाहे कहें, लेकिन इस स्टेटमेंट से जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसकी हैसियत बड़ी मशकूक हो जाती है। तो उसको मशकूक कर रहे हैं क्यों? लगता है कि उससे पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो शायद इतना नहीं कर रहे थे इनके लिए जितना अब वाले कर रहे हैं, क्योंकि इनकी हुकूमत अब शुरू हुई, बैठे हुए ये अप्रैल से। तो ये सारा जो कुछ भी कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि इंतहाई डेरोगेटरी है, इनको अपने अंदर झांकना चाहिए। झूठ बोल बोल के तो मेरा ख्याल है कि इनके अपने भी जबानें तंग आ चुकी हैं, तो समझने की बात है, अब हम सब जानते हैं। ठीक है आलिया हमजा साहिबा, ये जो गिरफ्तारी आज हुई है शेख रशीद साहब की जिस केस के अंदर, ये असल में तो ये बयान खान साहब ने दिया था, उनके खिलाफ हतक इज्जत का दावा भी किया जरदारी साहब ने, तो लग तो ये रहा है कि अगली गिरफ्तारी फिर खान साहब की होनी है, क्योंकि जिसने उनके बयान का रेफरेंस दिया अगर वो गिरफ्तार हो गया है तो जिसने बयान दिया था लग रहा है अगली गिरफ्तारी फिर उसी की होनी है।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू समर। समर मुझे एक लाइन का जवाब दे दें। मैं कंटिन्यूएशन टू जैन साहब ने जो बात की है उन स्टेटमेंट्स के साथ साथ खुर्रम दस्तगीर की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जावेद लतीफ़ की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, या इनका जो अभी रेलवे मिनिस्टर है उनकी स्टेटमेंट को भी ऐड कर लें कि हमें इस हुकूमत में लाया गया। और लाया कौन? वो जनरल बाजवा थे जो स्टोरी ये सुनाते रहे कि अगर जनरल फैज आ गया तो तुम लोग तो सड़ोगे जेलों के अंदर और 15 साल इमरान खान की हुकूमत होगी। इसलिए ना अवाम इल इन्फॉर्म्ड है, ना अवाम को इल इन्फॉर्म समझने की कोशिश करें। अब आ जाए आपके सवाल की। मैं तो एक ही बात करूंगी, ये रोज रोज का तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? एक ही दफा पूरे मुल्क को सब जेल डिक्लेयर कर दे, 22 करोड़ अवाम को अंदर कर दे, क्योंकि 22 करोड़ अवाम तो रोज आपसे सवाल पूछेगी। यहां पर तो सूरत हाल ये है कि शेख रशीद के एक सिगार से इनकी पूरी पीडीएम जो है ना वो सुलग रही है। और शानदाना गुलजार के सवालात, क्या वो सवालात जायज नहीं थे जो शानदाना गुलजार ने सवाल किए थे कि यहां पर क्या मेरे पख्तून भाइयों का खून इतना सस्ता? लैंग्वेज बिल्कुल जायज नहीं थी। जो उसमें जो इंप्रेशन देने की कोशिश की गई थी, एक इदारे को मिलान करने की कोशिश की गई थी, वो जायज नहीं था। बतौर सिटीजन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा उनका सवाल उठाना जायज है, लेकिन सवाल की फ्रेजिंग गलत थी। एक सेकंड नहीं, एक सेकंड ना यहाँ कोई इदारे छुई मुई है, ना इदारों से सवाल करने से किसी के ऊपर गद्दार बन जाता है। यानी देखिए, मैं बगावत की शानदाना गुलजार साहबा के खिलाफ बगावत का केस करने का बिल्कुल हामी नहीं हूं, मैं उसका सख्त खिलाफ हूं। नहीं, एक सेकंड, लेकिन जुबान उन्हें भी थोड़ी उसमें एहतियात करनी चाहिए थी। मेरी एक बात सुने, मैं एक सेकंड समर साहब, जी बोलिए। इतनी सी नहीं है बात, इतनी सी है कि किस किस को बंद करेंगे? उन पुलिस ऑफिसर्स को बंद करेंगे जो कह रहे हैं वो जो नामालूम थे आज सबको मालूम है, या यूनिवर्सिटी के उन लड़कों को बंद करेंगे जो आज यहाँ पर नारे लगा रहे हैं? किस किस की जबान बंदी करेंगे? इसीलिए मैंने कहा है पूरे पाकिस्तान को सब जेल डिक्लेयर कर दे, क्योंकि लोग सवाल उठाएंगे। ये 90s की दिहाई नहीं है जहां पर 100 पख्तूनों की तो वो गलत सवाल उठा रहे हैं लोग ना, गलत सवाल उठा रहे हैं। इदारे को गलत उसमें मिलान किया जा रहा है ना। जेल ससुराल के नारे लगाए जाते हो। एक सेकंड, नहीं एक देखिए, एक सेकंड समर साहब, थोड़ी सी मैं बात कर लूं तो कंटिन्यूएशन अवाम तक पहुंच जाएगी। अब आप मुझे ये बता दें, इमरान रियाज का क्या कसूर था? तकरीर करना उसका कसूर है, सवाल पूछना उसका कसूर है, फवाद चौधरी का क्या कसूर है? मतलब मैं सिर्फ इतना समझती हूं कि जब आप दलील का मुकाबला ना कर सके, जब आप सवाल का जवाब ना दे सके, और इदारे की, मैं बार बार एक ही बात करूंगी, इदारे की तौकीर में इजाफा होगा कि लोग ये सवाल उठा रहे हैं। आज क्यों आप ये देख रहे हैं कि तालिबान सवाल उठाने में और स्कैंडलाइज करने में थोड़ा सा फर्क होता है आलिया हमजा साहिबा, बल्कि थोड़ा नहीं, ठीक ठाक फर्क होता है। करने को तैयार नहीं है क्योंकि रीजन देखे नहीं, मेरी एक बात सुने, यहाँ पर सवाल होता है, यहाँ जब सवाल होना चाहिए लेकिन स्कैंडलाइज नहीं करना चाहिए किसी को बगैर किसी एविडेंस के लोगों को बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद कर दिया जाता है? जब आलिया हमजा एज ए पब्लिक ऑफिस होल्डर हर साल अपने असासे, अपने घर वालों के असासे जमा कराती है, तो क्यों बाकी लोग जमा नहीं करा सकते? बिल्कुल कराने चाहिए, मैं आपकी राय से बिल्कुल एग्री करता हूं। तो हो सकता है आप सवाल उठा रही हैं, आप बिल्कुल एक कैसे हो सकते हैं? सवाल अवाम उठाएगी और आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि अब ये नहीं होगा। और अगर आप ये करेंगे, और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो एक बयानिया था ना जो मरियम सफदर ने और उनके अब्बा जी ने और बाकी लोगों ने बनाया था, एक इमरान खान उसके आगे आकर, और इमरान खान सिर्फ ये कहता था कि जहां पर मेरे इदारे हैं मेरी जान से भी आगे हैं। लेकिन आपने उसका क्या हाल किया? जो आज ये मुझे ये सुना रहे, इनसे सिर्फ एक सवाल करूंगी, अगर जनरल बाजवा ने आपके साथ कोई नेकी नहीं की थी तो डिग्गी में बैठकर क्यों जाते थे? अगर जनरल वो डिग्गी वाली बात को डिनाई कर दिया था बाद में, मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि बाकी वो जो कह रही हैं, जिन आपका पॉइंट आ गया आलिया साहिबा, एक ही रो में सारी बातें नहीं होती, जरा बातें भी अपने प्रोग्राम चलाना है। मुझे जरा अनवारुल्लाह काकर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेने दें, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा जरा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया आलिया साहिबा, वो बंद है, आपका पॉइंट आ गया, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। अनवारुल्लाह काकर साहब, ये जो पेशावर का वाकया, उस पर जिस तरह अभी आलिया साहब ने बात की कि सवाल उठाना हमारा राइट है, तो कहती है पुलिस सवाल उठा रही है, कोई स्टूडेंट सवाल उठा रहे हैं, या कोई पॉलिटिकल लीडर जिस तरह शानदाना साहब का हवाला दिया गया, वो सवाल उठा रहे हैं, तो उनका राइट है सवाल देना। सवाल और उठाना और स्कैंडलाइज करना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आपने कल ब्रीफिंग भी अटेंड की पेशावर कोर के अंदर, इसी वाक़े से जुड़ी। आज आईजी पुलिस ने खुद ब्रीफ भी किया, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की कि हाँ हमारे से सिक्योरिटी लैप्स हुआ कि बंदा पुलिस की वर्दी पहन के अंदर चला गया,
लेकिन उन्होंने ये भी वादा किया कि लोग ये बातें भी करी, ड्रोन स्ट्राइक हो गई जी वहाँ पे, हमने करवा दी वहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक। ये ज़रा बताएं कि क्या वहाँ बातचीत हुई और ये असल मामला है क्या सारा ज़रा। बहुत शुक्रिया समर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सवाल उठाना हक है। सवाल दोस्त भी उठाता है, सवाल दुश्मन भी उठाता है, जी हाँ, सवाल मुखालिफ भी उठाता है, सवाल हमायती भी उठाता है। आपको जो सवाल का अंदाज़ होता है, उसका जो कंटेंट होता है, उसका जो सब्सटेंस होता है, वो आपके इंटेंट को रिफ्लेक्ट करता है। जी हाँ, अगर आप राइट टू क्वेश्चन को गाप करना चाहेंगे, वेल करना चाहिए अपने इंटेंशन को, और कहेंगे कि लोग आपके इंटेंशन को भी जज ना करें, तो ये भी ज़रा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अपनी इंटेंशन की वजाहत भी करनी चाहिए जब भी आप करें, सही है, और उसको रिलेट करें अपने सवाल पे, तो संजीदा सवाल बन के ऊपर। ये जो पेशावर वाक़े पे हम देख रहे हैं, सियासत तो ज़ाहिर हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है, हर एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है, तो एक्चुअली जो सूरत हाल है वो तो इस सारे वाक़े को एक इदारे के साथ जोड़ दिया गया है। जब लेडी रीडिंग हॉस्पिटल का विज़िट हमारा ब्रीफिंग के बाद हुआ, और वहाँ पे हमारे जो बच्चे ज़ख्मी पड़े हुए थे, उनकी कैफियत, उनका दर्द, अगर किसी भी जानिब से, चाहे वो हुकूमती जानिब हो या सो कॉल्ड इस वक्त जो अपोजिशन की जानिब है, वो उस कर्ब का सामना नहीं कर सकेंगे। ये कैलसनेस है, बेहिसी है कि हमारे बच्चे शहीद होते हैं, उनके बच्चे यतीम होते हैं, और लव्ड वंस जो हैं उनके वो सारी ज़िंदगी महरूम हो जाते हैं, और हम टीवी पे बैठ के जो है ना पॉइंट स्कोरिंग अगर करेंगे, ये ट्रेजिक है। मैं समझता हूँ दिस इज़ अ सोशल डिजीज़। जितनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी हमारी कानों तक भी पहुँची, यकीन जानिए समझ साहब, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। ये पहला वाक़या नहीं था दहशतगर्दी का पाकिस्तान में, इससे कबल भी इससे अंदोहनाक, इससे ज़्यादा सिवियर किस्म के अटैक्स मुल्क के तूल अर्ज़ में हुए हैं। APS का वाक़या, APS तो एक एम्बलम है, सिंबल है कर्ब का, दर्द का, उसके अलावा भी कई ऐसे वाक़यात हुए हैं। लेकिन जब इन वाक़यात के साथ माजी में भी ये होता आ रहा है कि झूठ, जब हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं, हमारा मकसद बुनियादी तौर पे या इरादा या इंटेंशन यही होता है कि हम समझते हैं मुबालगे और झूठ के इम्तिजाज से तस्वुरात गढ़े जाते हैं और सवालात उठाए। मकसद क्या लग रहा है आपको इसका? इदारे को इन्वॉल्व करना, इस सारी डिबेट के अंदर ला के सारा ब्लेम इदारे के ऊपर रखना, भाई आप जवाब दें इस मामले का। एक तो आपके पर्सनल पॉलिटिकल बायसेस, दूसरा बाज़ औक़ात मखसूस चंद इदारों को आप पॉलिटिकल एंगलिंग से जब देखना शुरू कर दें तवातुर के साथ, तो जब भी कोई चीज़ तज्जिया आपने करना होता है, वो जो प्रिज्म आपका होता है, वो जो प्रेजुडिस आपका होता है, वो कार फरमा होता है, और वो आपको सच से मेरे ख्याल में रोक रहा होता है। इस ये पीटीआई जो कर रही है, जो पीटीआई के फॉलोअर्स कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा, क्या कहेंगे आप उसको? मैं कहता हूँ, मैं तो कंडेम करता हूँ, और मैं अपील भी करता हूँ साथ में पीटीआई के वर्कर्स, पीटीआई के फॉलोअर्स, पीटीआई की लीडरशिप, मैं उनको पेट्रियट समझता हूँ, मैं उनको हार्डकोर पाकिस्तानी समझता हूँ, लेकिन ये ऑनस्लॉट जो उन्होंने शुरू की है, ये शेवा दोस्त का नहीं है। ये शेवा ऐसे लगता है बसा औकात जैसे किसी दुश्मन का है, जैसे किसी मुखालिफ का है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी तफसील जरूरी है। वो जो आलिया साहबा कह रही है जी, सवाल उठाना हमारा राइट है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप यकीनन ये सवाल उठाएं, आप हमें इस इदारे से और पार्लियामेंट से और गवर्नेंस के तमाम लोगों से ये सवाल उठाएं बशमूल फ़ौज कि हम वॉर ऑन टेरर 20 साल से लड़ रहे हैं। इस वॉर ऑन टेरर को, काउंटर टेररिज्म की हमारी पॉलिसी क्या थी, उसमें फेल्योर कहाँ आई है, जो इंटेलिजेंस के मामलात हैं उसकी मैनेजमेंट कैसे हो रही है। आप कहें कि जी कहीं पे ड्रोन आया है, या सिर्फ ये पश्तून इसके टारगेट हो रहे हैं, या पंजाबी हो रहे हैं, या इथनिसिटी वाइज हो रहे हैं, या किसी मखसूस सेक्ट के हवाले से हो रहे हैं, तो ये आप बहुत ज्यादा मुबालगे से, मैं तो ज्यादा आपका मुतासिर हुआ है, हमारा भी, और केपी खैबर पख्तूनख्वा शायद हमसे भी ज्यादा हुआ, और इसमें कोई शक नहीं है कि फ्रंट लाइन स्टेटस के तौर पे केपी ने रोल प्ले किया। जी साहब, आपको ऐड करना चाह रहे हैं? जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो अदारा इस वक्त और से पहले सैकड़ों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से जानी कुर्बानियां दे चुका है इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए, वो खुद दहशतगर्दी कराएगा।
ये इल्जाम लगाना इतना बड़ा जुल्म है कि इससे दिल आजारी और उन खानदानों की जिनके बच्चे जो हैं, जिनके जवान लड़के तो उन्होंने अपने जाने दी, वो बददिल होंगे। वो आइंदा कहेंगे कि ये जहन्नम में जाए लोग, अगर हम जाने देंगे, इल्जाम भी हमने लेना है, तो फिर ये लड़े जाके खुद करें कुछ। ये नहीं होना चाहिए, ये बड़ा जुल्म है, ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये होता क्यों है। मरियम नवाज के जलसे में नारे लगाए गए कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मौलाना और इसी तरह महमूद अचकज़ई, इन लोगों ने पार्लियामेंट में तकरीरें की कि यही करवाते। फिर आप देख लें, सिर्फ यही नहीं, और भी कोई, मंजूर पश्तीन ले लें, कोई ले लें, जब आपने उनकी जबानें नहीं खींची तो बाकी भी जबानें खुलेंगी। फिर वक्त यह था कि आपको उसी वक्त उन लोगों की जबानें खींच के उनके हाथ पकड़ानी चाहिए थी, ताकि दोबारा ये कोई हरकत करता ना। लेकिन आपने नहीं की, लिहाजा मुंह खुल गए। अब जो जिसका जी चाहता है वो कह देता है। दिलआजारी होती है, इंसान दुख से रोता है कि भाई हम जाने दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं, लेकिन क्या करें। आप सिलेक्टिव किस्म का अगर काम करेंगे कि शंदाना को पकड़ लें या किसी और को, तो बाकी आप दुनिया समझेगी कि भाई आप इंसाफ नहीं कर रहे। सही है। आप उन लोगों को माफी दे रहे हैं जो पिछले साल से हमें इल्जाम दे रहे हैं। सही है। तो ये जुल्म इधर है कि एक जैसा कानून सबके लिए ना होने की वजह से आप ये मामला आज आप फेस कर रहे हैं यहाँ पे, ये सिचुएशन ऐसा ही है। जी, आप अली साहब कुछ ऐड करना चाह रही हैं? क्विकली ऐड करें, ब्रेक पे जाना मैंने फिर। जी बिल्कुल समर, मैं ऐड करना चाह रही हूँ, मतलब कैटेगोरिकली एक पार्टी को इससे टैग करना कि जी हम ये बात कर रहे हैं, तो हम पहले ये बात कर लें कि हम इदारे के ऊपर बात नहीं करते हैं, हम इदारे के कैटेगोरिकली कुछ लोगों के ऊपर बात करते हैं। और आज भी जो इमरान खान साहब ने लेटर लिखा है चेयरमैन साहब ने सुप्रीम कमांडर को, वो यही लिखा है कि आप अपने इदारे की उन काली, एक सेकेंड बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें मैंने बात करनी है, काली भेड़ों को देखें। और जब यहाँ पर बात हो रही है, हम तो उन शहीदों की बात ही नहीं करें कि जिनके लहू का हम कर्ज नहीं उतार सकते, जो यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, जो हमारे माथे का झूमर है। हम सवाल कर रहे हैं कि 80,000 जानों की हमने कुर्बानी दी और आज फिर हम जानों की कुर्बानी देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए। हम सवाल ये नहीं कर रहे, हम सवाल ये करें कि क्या हमारे पाकिस्तानियों का खून इतना सस्ता है कि यहाँ पर उसका सौदा कैसे किया जा सकता है। हम ये सवाल यहाँ पर कर रहे हैं कि क्या ये नारा जिन्होंने लगाया था, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, वो आज इक्तदार में बैठे हैं और उनको मुस्तरद करने वाले आप में। अवाम सवाल उनसे नहीं पूछ रही है, अवाम इस बदहाली का सवाल आपसे पूछ रही है। और जिस मोहसिन दावर ने आपके बारे में बातें की थी, चलिए आपका पॉइंट आ गया, कमेटी का चेयरमैन बन के बैठा हुआ है। जिस ख्वाजा आसिफ और अयाज आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, कि आपकी कापे टांग रही हैं, वो वहां पर मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। जो नवाज शरीफ साहब वहां पर 14 दफा आपका नाम लेते थे, आज वो सारे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। पीटीआई ने तो कुछ किया ही नहीं है, और पीटीआई तो इदारों की महाफिज के तौर पर समझ हमेशा सामने आई है। चले सब कुछ करके भी आप कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं है। चले मुझे आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा हाशमी साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मैं उनकी तरफ से उनका पॉइंट ले लूं, फिर मुझे ब्रेक पे भी जाना जरा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया आलिया साहबा, यू हैव मेड योर पॉइंट, का पॉइंट आ गया। चले आपका पॉइंट आ गया, मुझे जरा आगे बढ़ना है प्रोग्राम में। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, वो जिनका नाम गॉट योर पॉइंट, ठीक है, बारे में कुछ नहीं कुछ कह आलिया साहब आपका पॉइंट आ गया है, मुझे जरा आगे बढ़ने दे। निहाल हाशमी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, क्विकली ऐड कर लें जरा। जी मैं ऐड करना चाहता हूं। नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने और यूके की अदालतों ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बेकसूर हैं। अमजद साहब बहुत अच्छे फौजी अफसर होंगे, मगर ना वो जज हैं, ना वो हैं वकील हैं, ना जर्नलिस्ट हैं, कि स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी उन्होंने और बड़ी ज़्यादती की। उन्होंने मरियम नवाज शरीफ के हवाले से भी ये बात की, ये भी बड़ी ज़्यादती की। अगर आपको दुश्मनी है तो आप दुश्मनी का इजहार कहीं और करें। जनरल साहब, आप मरियम के ख़िलाफ़ या उनके ख़ानदान से आपकी ज़ाती होगी, मैं पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, मगर उसको पब्लिक इशू ना बनाएं। जहाँ सारे इदारों ने कह दिया कि दे आर इनोसेंट, तो अगर आपकी ज़ाती है तो सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बीच में कोई सुलह करवा दूँ। इस तरह के इल्ज़ामात मैं समझता हूँ सियासी बात करनी चाहिए, हमें कौम की तामीर के लिए बात करनी चाहिए। उस वक्त तो आप कुछ नहीं बोले थे जब मरियम को बाप के सामने से जेल से गिरफ्तार कर लिया गया था,
तो प्लीज हमें अपने अपने माशरे का भी एहतराम करना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है काकर साहब, उस हद तक ना चले जाए कि माशरे को, मुल्क को, समाज को नुकसान। मेरा तो कोई ताल्लुक या किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं तो वो किताबें पढ़ता हूँ जो इंटरनेशनली करप्शन पे लिखी हुई हैं खानदानों की। मैं तो वो चीजें पढ़ता हूँ जो इंटरनेशनली डेली मेल ने वहां पे लिखा। जजमेंट भी पढ़ ले, एनसीए की रिपोर्ट भी पढ़ ले आप। मैंने तो आपकी भी किताबें पढ़ी हुई है सर, प्लीज। मैं बड़े एहतराम के साथ पेंट हाउस पायरेट्स कहा उन्होंने और जायदादों की तस्वीरें दे दी सैकड़ों के हिसाब से उन्होंने। मैं जो पाकिस्तान में देख रहा हूँ वो सर अर्ज कर रहा हूँ, मैं जाती कोई वफादारी नहीं, मैं तो पाकिस्तान का वफादार हूं और जो पाकिस्तान को तामीर करता है उसके साथ खड़ा होगा। नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाया, नवाज शरीफ ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, नवाज शरीफ ने नौजवानों को लैपटॉप दिया, को अमन दिया, दहशतगर्दी का खिलाफ बात करें तो ये तो फिर पाकिस्तान से दोस्ती, और दोस्ती तो ना हुई ना, पाकिस्तान से मोहब्बत तो ना हुआ कि जो मोहसिन है, जो लोगों को सस्ताई देता है, इंसाफ देता है, महंगाई का खात्मा करता है, सी पैक लाता है, अमन लाता है, उसको आप पाकिस्तान को मुखालिफ और उसको आप इस तरह की बात करेंगे तो तकलीफ होती है सर। हमें तो उस वक्त तकलीफ हुई जब इन्होंने डॉन लीक्स की। मुझे उस वक्त तकलीफ हुई जब इन्होंने कहा कि बॉम्बे में हमें भेजने चाहिए थे ये लोग। डॉन लीक्स जो किया वो ठीक किया। आज सब कोई वही बात करे, आज सारे लोग, आज सारा पाकिस्तान, पूरी दुनिया, आज सारे लोग कह रहे हैं कि जो हमें ये जो पेशावर का वाकया है, ये डॉन लीक्स का अगर हम एक्शन लेते तो ये वाकया ना होता। मुल्क के साथ किया है वो तारीख है, प्लीज आपने तबाह करके रख दिया साबित ना करें। आपको फिर आपको अपनी वफादारी साबित करना मुश्किल हो जाएगी सर, प्लीज। चले आपको भी मुश्किल हो जाएगी। बिलावल कहता था, जिस तरह से बिलावल ने नारा लगाया था, दूसरी का जो यार है गद्दार है। आप हमारे मोहतरम हैं, आपके लिए बड़ा एहतराम है, मगर जाती हमले तो ना करें ना। ठीक है, जाती हमले उनका कोई जाती, उसने कहा मोदी का जो यार है गद्दार है। आपने क्यों नहीं उसको पकड़ा? गद्दार उसने कहा, हमने तो नहीं कहा। हम आपकी सारी देखते हैं हरकतें, आपके हमेशा जो बैकग्राउंड है, आप उस इंडिया के साथ आते हैं। देखे ना पाकिस्तान के हर मुहिब वतन को, अगर आप जिसने सीपैक लाया, जिसने न्यूक्लियर पंप चलाया, जिसने जेफ थंडर लाया, जिसने मिसाइल प्रोग्राम दिया, जिसने सारे एयरपोर्ट बनाए, जिसने नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दे, तो पाकिस्तान की तरक्की क्या रहती है सर? आप बता दे जरा प्लीज सर, है ना मुझे उनके भाई ये पिछले 9 महीने से इक़्तिदार के अंदर वो सारा कुछ देख रही है सर। उन्हें आमरियत के अलावा कुछ नहीं रहती है। जबर का दौर क्या जो आपके इत्तेहादी थे, अमन का दौर था, इंसाफ का दौर था, सच्चाई का दौर था, खुशहाली का दौर था। नवाज शरीफ तो सबसे पहली पैदावार आमरीत की। आप आमरीत को रोते हैं, पैदावार की आप अगर जाती नवाज शरीफ मुखालिफ टीवी पे आके बैठेंगे तो ये तो इंतहाई नामुनासिब बात है सर। आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे बात करें, खौफ को छोड़ने की बात करें, मईशत को ठीक करने की बात करें। आप जो अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, जिन्होंने बड़े बड़े जमीन लिया, उनकी बात करें। जो पेंशन ले रहे लाखों करोड़ों, उनकी बात करें। गरीबों की बात करें, जो 2 लाख से ऊपर तनख्वाह ले रहे, उनके पेट्रोल का खत्म करने की बात करें, उनकी बिजली का जो रियायत दिया वो खत्म करने के लिए बात करें। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के गरीब लोगों के टैक्सों से बड़े बड़ी इमारतें चलें। बात ये है कि आप बोल रहे हैं झूठ, बारात छोड़ें जो बड़े ओहदे पे थे। चले मराद ली नहीं, मेरे पास तो मराद है तो ले लो, आप ले लो। सच का अमीन रहो। मेरे पास अगर चले छोड़ देंगे, ये जरा मामला पर्सनल हो रहा है जरा। मैं तो टैक्स देता हूं, मैं तो टैक्स देता हूं, ना कभी मराद ली है और ना ही कोई गाड़ी पे चलता हूं, ट्रेनों पे चलता हूं। चले ये जरा मामला ज्यादा जरा पर्सनल होता जा रहा है, इसको जरा इधर वाइंड अप करते हैं। जरा इस पे आगे चल के मजीद बात करेंगे। जरा अनवर काकर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं जरा काकर साहब को पॉइंट ले लूं, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। जी काकर साहब। जी मेरा ये ख्याल है कि वॉर ऑन टेरर के हवाले से जब भी हम मिलिट्री इंस्टीट्यूशन पे, पैरामिलिट्री पे, पुलिस पे, इंटेलिजेंस पे अगर माजी में किसी ने उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है, जन अमजद साहब ने काफ़ी नाम लिए तो वो भी दुरुस्त नहीं था, और अब अगर कोई कर रहा है तो वो भी दुरुस्त नहीं। जी हाँ, ऐसा ही है। ये एक प्रिंसिपल के तौर पे एग्री करना चाहिए। ये रवैया मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं होगा कि माजी में अगर उनको सज़ा नहीं मिली तो लिहाजा अब उसको इम्प्लाइडली आप एक्सेप्टेबिलिटी दे दें कि चलो अब लोग करेंगे। इसको कहीं ना कहीं रुकना होगा। ठीक, रुकने के साथ साथ आपको चाहिए कि आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ आएँ।
कहाँ कहाँ पे गैप्स है, पहले खुद इस जंग को समझने की कोशिश करें, फिर इस जंग का जो रिस्पांस मैकेनिज्म है उसको समझने की कोशिश करें और कोई हेल्दी डिबेट जनरेट करें। अगर हमने एक दूसरे के लिए मट स्लिंगिंग करनी है और सिर्फ एक दूसरे को नीचे दिखाना है, एक दूसरे इस वक्त कभी हम ज़्यादा कर रहे हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे आपसे हम बात कर रहे हैं। इसी पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल ज़ाहिरा वो इदारों के वाले से बहुत ज़्यादा उससे गिले शिकवे हैं, ख़त लिख दिए गए हैं सदर को जनाब कि आप बतौर सुप्रीम कमांडर जो है आप रोकें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मुबैना मुदाखलत को। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अदालतों के अंदर हैं और वहाँ इंसाफ को ऑन द मेरिट चीज़ें फेस करनी हैं। जिस तरह से अब जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था फॉरेन फंडिंग पे, उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसले को कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर की थी। वो आज खारिज कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का उसे बरकरार रखा है। ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी मुश्किल है। दूसरा जो इमरान खान साहब के मुबैना बेटी वाला जो मामला है उस पर भी जो है अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने का फैसला कर लिया है। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये भी एक बड़ी मुश्किल खान साहब के लिए बन सकती है। जो वहाँ पे पॉइंट लिया गया खान साहब की तरफ से कि अब मैं MNA नहीं तो इसलिए ये पटिशन टेकअप नहीं की जा सकती, लेकिन वो 33 हल्कों के इलेक्शन फिर से लड़ रहे हैं, तो ये एक बड़ी मुश्किल उनके लिए हो सकती है ऑन द मेरिट। तो आलिया हमजा साहबा, इस चीज़ के हवाले से आप लोग वरीड हैं कि ये गिरफ्तारी वाला मामला तो है ही है सर पे, यानी शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी अगर हो गई है, जिन्होंने खान साहब के बयान को रेफर किया था उसका हवाला दिया था, तो खान साहब की भी फिर ज़ाहिर हो सकती है। और दूसरा नायली वाला जो मामला है वो कितना संगीन है, उस पर पार्टी वरीड है? अच्छा, सबसे पहले तो समर साहब सिर्फ 1 मिनट में ऐड कर दूं, यहाँ जो बात हो रही थी जनरल साहब की और हाशमी साहब की, मुझे ये बता दें कैपिटलिज्म एकिल हील्स 418 बिलियन डॉलर की करप्शन थी और वो उसी पर थी जो ये CPAC और ये जो सारी मोटरवेज बनाने की बातें कर रहे थे। ये ज़रा इनसे कहें वो भी जाकर पढ़ लें और BBC की रिपोर्ट भी पढ़ लें और छोड़ दें हम या कोई भी क्या कहता है। और दूसरी बात जो इन्होंने की थी ना, अगर इनकी गुड़िया बाजी को डॉन लीग के अंदर गुड़िया बाजी कह के माफ़ ना किया जाता ना, आज ये हालात ना होते। और डॉन लीग करने वाले तारिक फातमी आज इस वक्त फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं। बात सिर्फ इतनी सी है और मैं बसद एहतराम ये बात करूंगी, मैं किसी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहती, ना मैं ये चाहती हूँ और वाकई काली वीगो की पनाह चाहूँ, तो मैं सिर्फ इतना कह दूँ, दूसरों को नंगा करने से ना एक्सपोज वो खुद हो रहे हैं। दहशतगर्द कंट्रोल करना जिम्मेदारी है, पाकिस्तानियों को कंट्रोल नहीं करना, पाकिस्तानी खुद ही कंट्रोल हो जाएंगे। और यहाँ पर ये जो लोग हैं ना जो आपकी जंग लड़ते थे उनको नहीं चले ये जो आपकी अपनी हुकूमत के दौरान ही धमाके होते रहे, ऐसा नहीं। आलिया हमजा साहब इस मामले को दोबारा से आप लोग जो है फिर कर रहे हैं, पोलिटिसाइज कर रहे हैं। मैं जरा गवर्नर KP का आपको सुनाता हूँ कि वो ये बता रहे हैं कि आपके अपने दौरे हुकूमत में भी धमाके होते रहे, इस चीज को पोलिटिसाइज मत करें। नहीं माजरत के साथ नेशनल सिक्योरिटी के मामलों को पोलिटिसाइज मत करें। मैं आपको सुना भी देता हूँ, गवर्नर KP ने आज आपके बारे में बताया कि आपके दौरे भी धमाके होते रहे वहां पे, सिर्फ आज ऐसा नहीं कि आप अपोजिशन में तो नहीं हो रहे। जरा सुन ले जरा। मेरे दौर में क्यों धमाके नहीं होते थे? 2018 से लेके 22 तक इमरान खान साहब 465 हमले हुए। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी खैबर पुख्तनख्वा के डिपार्टमेंट का है, ये उसके फिगर है। और इस हमलों में वो हमले शामिल नहीं हैं जो बरह रास्त सियासी लोगों पे हुए। आलिया साहब, आपके दौर में भी होते रहे, आज भी हो रहे हैं, और ये सामने नजर आ रहा है CCTV फुटेज के अंदर कि एक दहशतगर्द जो है वो पुलिस की यूनिफॉर्म में अंदर आ रहा है कि इमरान रियाज खान अभी तक FIA, देखिए एक सेकेंड, इमरान रियाज खान अभी तक FIA पेश नहीं कर चुकी। बात यहाँ पर खवातीन के पर्चे और खवातीन को घसीटने पर आ गई है। यानी एक गन से तवज्जो हटाने के लिए दूसरा गन डाल रहे हैं और दूसरे से हटाने के लिए तीसरा डाल रहे हैं। इनसे सिर्फ इतना कहें कि दहशतगर्द मस्जिद की अगली सफों तक पहुंच गए हैं। और यहाँ पुलिस से आज वो CCTV फुटेज अभी आपको हमने दिखाई है, वो कैसे पहुंचा है? आपकी ही जंग पुलिस की यूनिफॉर्म पे से पहुंचा, IG ने उस पे माफी मांगी है कि हमारी गलती, अपनी गलती तस्लीम की है। मुझे सिर्फ एक बात बता दे, 1 मिनट।
देखिए जी, मेरी एक बात सुने, जब यहाँ पर लोग शहीद हो रहे होंगे ना, सबके दिल दुखी भी होंगे और खून के आंसू रो भी रहे होंगे। और वहां पर जब सारी कार्रवाई होने की बजाय सारा मलबा पीटीआई के ऊपर और इमरान खान की नाअहली और इमरान खान के केसेस के ऊपर होगा ना, जब यहाँ पर 3 अरब धमाका तो अभी हुआ है, ये मामला तो बड़ा पुराना चल रहा है। आप कहां लेके जा रही हैं? आप लोग तो कह रहे हैं कि सारा ये, एक सेकंड में अब और कोई बात, ये तो पहले से चल रहा है। फॉरेन फंडिंग तो आपके अपने दौर से चल रहा है। आपकी अपनी पार्टी के बंदे ने आपके खिलाफ किया, किसी एस्टैब्लिशमेंट ने, किसी एजेंसी ने आपके खिलाफ नहीं किया। वो सिर्फ फॉरेन फंडिंग नहीं चल रहा है, यहाँ पर 25 केसेस चल रहे हैं, यहाँ पर 25 केसेस चल रहे हैं। सिर्फ अगर इस टेरियन केस की आप हिस्ट्री उठा के देख ले तो आपको पता चल जाए, जब इलेक्शन आने वाला होता है ना, तो ये सारी जमातें इमरान खान के ऊपर टेरियन का केस लेकर आ जाती हैं और हर दफा वो उड़ जाता है यहां से। उसके अलावा फॉरेन फंडिंग पे मुझे सिर्फ इतना बता दे कि फॉरेन फंडिंग पे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था सारी जमातें अपनी रसीदें जमा कराएंगी। आज तक हमारा तो आपने फैसला कर दिया कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकी पार्टियों से पूछा कि आपके फॉरेन फंडिंग की रसीदें क्या है, या इलेक्शन कमीशन से पूछा कि जब हमारा ऑर्डर था तो हमारा ऑर्डर तो हाशमी साहब आपको भी देना पड़ेगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया आलिया साहबा, आपका पॉइंट आ गया आलिया साहबा, करवाने को तैयार नहीं है। आपका पॉइंट आ गया आलिया साहबा। तो फिर निहाल हाशमी साहब, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है कि आप लोग ऑन द ग्राउंड इलेक्शन के मैदान में मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते। कभी इंतखाबात का इल्तवा, कभी ये नाइली के केसेस के पीछे छुपना, कभी फॉरेन फंडिंग के पीछे छुपना। ऑन द ग्राउंड पॉलिटिकल पार्टी आप भी वो भी हैं, जाके मुकाबला करें इलेक्शन में। समर भाई, हम ऑन द ग्राउंड ही मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, अभी मेरी बहन कह रही थी, फिर मैं आपको कहूँगा, डेली मिरर को हमने केस किया और हम जीत गए, और हमेशा हम फॉरेन कंट्रीज़ में केस जीत जाते हैं। और हमने इनके ऊपर कोई नहीं किया फॉरेन फंडिंग का, ना तोसा खाना का। ये इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस है, हम उसको देख रहे हैं। हम जज भी नहीं, ना हमारी पार्टी के लोग जज हैं, ना हमारी पार्टी के लोग इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं। इलेक्शन होगा और इंशाअल्लाह ताला इनके हम मैदान में मुकाबला करेंगे। हमारे पास तो बताने को है, हमने वादे नहीं किए। हमने अमली मुजाहरा किया, नवाज शरीफ साहब के दौर में अमली मुजाहरा किया गया, नौजवानों को रोजगार दिया गया, कर्जे दिया गया, लैपटॉप दिया गया, अमन दिया गया। सर, रोजगार तो आजकल भी आप लोग बहुत दिए जा रहे हैं, रोजगार तो आप आजकल भी दे रहे हैं। इनके दौर में हर रोज एक बंदे को मामले खुसूसी बना दिया जाता है वफाकी वजीर के दर्जे के साथ। अभी आपकी कैबिनेट का साइज 79 पे पहुंच गया है इस गरीब मुल्क के अंदर, जहां आपके रिजर्व जो है $3.5 अरब पे पहुंचे हुए, और आप यहाँ पे समर भाई आप ठीक कह रहे हैं। समर भाई एक मिनट अगर दे आप मुझे, मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ और अपील करता हूँ हाथ जोड़ करके तमाम इत्तेहादी जमात के सरबराहान से कि जो आपने अपने एडवाइज़र, स्पेशल असिस्टेंट भेजे हैं हमारी खिदमत के लिए, थोड़ा उसे कम कर दे। और अगर रखते हैं, और उन सबसे लोगों से भी मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान सिर्फ उन लोगों का नहीं है जो 25,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं, आप सबका है। जिनकी तनख्वाह 2 लाख से ज़्यादा है, वो अपनी मरातें वापस कर दें, अपनी तनख्वाहें कम लें, अपने फ्यूल और बिजली का बिल और गैस का बिल खुद अपने वो तो हो गया। मुझे एक और सवाल का जवाब दे दें जरा, और हम एक दूसरे के जख्म पे मरहम। एक और सवाल का जवाब दे दें हाशमी साहब मुझे जरा जल्दी से। ये जो गिरफ्तारियां पीटीआई के रहनुमाओं की हो रही हैं, फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए, बोलना उनका जुर्म, शेख रशीद गिरफ्तार हुए, बोलना उनका जुर्म, आजम स्वाति गिरफ्तार हुए, बोलना उनका जुर्म, शहबाज गिल गिरफ्तार हुए, बोलना उनका जुर्म। आप तो बड़ी बातें हम 4 साल से हमें सुना रहे थे, ये बड़े करप्ट है, बड़ी करप्शन हो। ये करप्शन का एक केस आप किसी पीटीआई के रहनुमा के खिलाफ नहीं बना सके। आपके लोग जो गिरफ्तार हुए थे इसके बरखिलाफ, वो करप्शन केसेस में गिरफ्तार हुए थे। वो कहाँ गई कहानियां करप्शन की? देखिए मेरी बहन ने अभी कहा तो शायद इनको याद नहीं। फरियाल तारपुल को रात 12 बजे हॉस्पिटल से गिरफ्तार करके ले गए। मरियम नवाज को जेल के अंदर से बाप के मुलाकात के दौरान लेके गए, और हमारे ऊपर राना सनाउल्लाह पे आपने केस किया, और हमारे एक आदमी का करप्शन साबित नहीं हुआ। इनके तो करप्शन, हम इनके तरह जाली केस, हम इंतकाम पे यकीन नहीं रखते हैं। अगर इनके पास करप्शन होगा तो केस बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। इनके साथ हमारे पास टाइम नहीं है दुश्मनी और करप्शन के, हमारे पास टाइम नहीं है। हम तो मोहब्बत बांटने आए, मुल्क को संभालने आए, मईशत को ठीक करने आए, महंगाई का खात्मा। हम इन फालतू चीजों के लिए नहीं है यहाँ पे। टाइम नहीं है हमारे पास इंतकाम लेने के लिए और करप्शन वालों को। ये वाकई इंतकाम नहीं है, ये मेरिट पे गिरफ्तारियां हो रही हैं। और क्या लगता है आपको, ये खासा गिरफ्तारी आपको नजर आ रही है? देखो, बात ये है, निहाल हाशमी बरखुदा हमारा दोस्त है, लेकिन सवाल यह है कि उसका अपना पॉलिटिकल कैरियर है, मजबूरी है, ये बातें करनी पड़ती हैं।
मरियम ने कहा था कि पाकिस्तान क्या, बरतानिया क्या, पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं। वो जायदादें निकलनी शुरू हो गई। झूठ बोले, कोई कतरी खत ले आए, कोई बाद में वो झूठा एक कैलोरी फंड वाला वो आ गए। यानी वो चीजें मैं समझता हूँ किस तरह इग्नोर कर दी जाए, कौम सारा कुछ देखती है। और ये जो मुश्किल है ये इसी वजह से है कि पार्टियों में बैठे हुए लोग अपनी वफादारी और सियासी मफादात की वजह से इन चीजों को इनको इनके चेहरे नहीं दिखाते। सही है। ये सारा कुछ जो कुछ इन्होंने किया वो किताबों में लिखा हुआ है, वो इतना इंटरनेशनली इस कदर डॉक्यूमेंटेड है कि आप उसको इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान में ये चीजें जो है वो चल निकलती हैं, आप कानून ही बदल देते हैं। दूसरी जो चीज है, लेकिन जनरल साहब, मरियम ने जनरल साहब खान साहब के खिलाफ जो केसेस है उन्हें तो शायद कोई कतरे खत भी ना बचा सके। मैं एक बात उस पर भी आता हूँ। समर, एक गुजारिश है मेरी, मैं आपके तवज्जो से लेकिन मैं एक बात करूंगा, जो किताबों में लिखा है उसे लेकर के आप बरतानिया की अदालत में चले जाएं, एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे आप चले जाएं ताकि उनको करार वाक़ई सजा हो सके। जनरल साहब मैं माजूद खाऊं, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, मुझे ब्रेक लेने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे वो ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे डिबेट को। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी जो गिरफ्तारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हो रही है और पर्टिकुलरली इमरान खान की नाअहली के वाले से जो केसेस हैं बड़े ही संगीन बताए जा रहे हैं और उन पे एक केस पे लार्जर बेंच बन गया है, दूसरे पे इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन के खिलाफ। जनरल साहब आप कुछ ऐड करना चाहते थे? आप बात अपनी मुकम्मल कर लें, ब्रेक से पहले जो आप बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि अनवारुल हक काकड़ ने जो बात की, काकड़ साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे, लेकिन एक चीज जो है वो देखने की बात ये है, मैंने जब ये कहा था कि एक पार्टी, एक ग्रुप पीडीएम में लोग हैं, आप वही वो बेतौकीरी करते हैं, अदारों की इल्जाम तराशी करते हैं, आप माफी देते हैं। अभी तकरीर की है मरियम ने और उसमें उसने जनरल फैज हमीद को इल्जाम तराशी की कि जी ये वो उसकी आंखें कान जो थे इमरान खान के वो लेके आए दहशत गर्दों को इधर। वो कोर कमांडर की हैसियत से ये काम करेगा वो कि वो लेके आएगा टेररिस्ट को? वो तो खुद जंग लड़ रहा था। अब इसके इस इल्जाम पे इसको माफी है। जब वो तो इमरान खान साहब के बयान का गालिबन वो इमरान खान साहब के पॉलिसी स्टेटमेंट का हवाला दे रही, जब वो कह रहे थे कि हमने कोई 3-4 हज़ार टेररिस्ट जो हैं वो हार्डकोर जो थे उनको हमने छोड़ा है कि वो वापस आ जाएं, अफगानिस्तान भी उनको नहीं वहां पे रख रहा। वो तो खान साहब का एक बयान था मौजूद ना, जिनमें छोड़ने की बात की नहीं, इमरान खान ने ये बयान नहीं दिया। मेरे इल्म में है कि 2-3 लोग जिन पे कमजोर केसेस थे, 6 या 7 थे जिनको छोड़ा था। वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जब मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत हो रहे थे कि आपकी ISI, आपके 2 सेक्रेटरी फेडरल गवर्नमेंट के वो उसमें शामिल थे, लेकिन तय ये हुआ था कि मुआहिदा कोई फाइनल नहीं होगा जब तक कि पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगी। तो ये तो इनिशियल बातचीत थी जिसमें खत्म हो गई। उन्होंने जो मुतालबा दिए वो माने नहीं जा सकते थे, मुज़ाकरात खत्म हो गए। उन्होंने कहा जी कि आप हमारी शरीयत लागू करें, ये वो तो आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है आपका पॉइंट आ गया सर, बात करेंगे। ठीक है आलिया साहब, मुझे क्विकली 1 मिनट में अपना जवाब कंक्लूड कीजिएगा कि ये जो अब इंतखाबात तो ना KP में हो रहे हैं ना पंजाब के अंदर हो रहे हैं, दोनों गवर्नर ने खत लिख के कह दिया कि भाई मुशावरत होगी, इससे फिर इंतखाबात की बात होगी। कैसे इंतखाबात लेंगे फिर आप? देखिए मेरी एक बात सुने, ये तो 12 बजे खुलने वाली अदालतों को अब खुलना चाहिए कि ये अदालतों की सरासर मतलब यहाँ पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी तो प्रिजन वैन्स पहुंच गई थी, 12 बजे अदालतें खुल गई थी। अब इस वक्त मसला है 2 असेंबलियों का। अब तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए, गवर्नर पर भी, केयर टेकर पर भी। एतजाज एहसन साहब पहले ही कह चुके हैं कि एक देखिए जी, हम ऑलरेडी पिटिशंस एक लाहौर हाई कोर्ट में जो कल जिसकी सुनवाई है और हम पेशावर हाई कोर्ट में भी डाल चुके हैं। मैं जो थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, तोशाखाना केस में रसीदें जमा कराने से ये भागे हैं। नहीं, उसके ऊपर ऑलरेडी हो रही है, बात हो रही है। तोशाखाना में जब इनसे रसीदें मांगी गई हैं तो ये अपनी पिटिशन ही इन्होंने विड्रॉ कर ली है। और ये जो अभी शरीफों के इतने गुण गा रहे थे, मैं सिर्फ छोटी सी एक फिगर दे दूं कि आटा सिर्फ 1 साल में 50% महंगा, राइस 53% महंगे, गोश्त यहाँ पर 100% यानी चिकन महंगा,
वो तो महंगाई बहुत ज्यादा है, बिल्कुल महंगाई बहुत ज्यादा है। मैं मानता हूँ आपके सारे फिगर्स को एंडोर्स करता हूँ। मेरे पास टाइम बड़ा कम है, मैं जरा हाशमी साहब का जवाब ले लूँ। मुझे प्रोग्राम को कंक्लूड करना, आपका पॉइंट आ गया। हाशमी साहब, आपने इलेक्शन में जाना है, इस महंगाई के साथ कैसे जाएंगे? हमें आप फांसी लगा दो, क्योंकि हम बोलते बहुत है, हम सवाल करते हैं। इलेक्शन में जाएंगे ईमानदारी के साथ, इलेक्शन में जाएंगे आवाम की हिमायत के साथ, अपने काम के साथ और सच्चाई के साथ हम इलेक्शन में जाएंगे। इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना चाहिए सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और अपने कारकर्दगी के साथ। इसी मैं कह रहा हूँ ईमान से, सच्चाई से करके गए तो फिर शक होगा कि आपने जो अपोजिशन का जो दूसरा यानी कि जो आपका मुकाबिल कप्तान आप उसे नायल के जो खान साहब कह भी रहे कि मुझे नायल करने की तैयारी हो रही है, उस तरह जाएंगे तो फिर फिक्स मैच का आपके ऊपर इल्जाम आएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।